Okay, class. So we were on a revision of pre-board first, not periodic test first, pre-board first. So he asked me one question that if we are having a convex lens and we immerse it into water, हमने क्या किया पूरे लेंस को ही वाटर में इमर्स कर दिया. So what will happen to its focal length? Similarly, the same question came for convex mirror also. Sorry, concave mirror also. See, convex lens is made of two spheres. आपको समझ में आया, एक पर्टिकुलर स्फेयर एंड अदर स्फेयर, और आपने दोनों को कट किया और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, तब आपको मिलता है एक लेंस. और एक सिंगल स्फेयर से, ग्लास स्फेयर से कट करके आपको मिलता है वन कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, अगर आप इस साइड को पॉलिश कर दोगे तो ये आपको कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और अगर आप इस साइड को क्या करोगे, डार्कन कर दोगे, इस साइड को इस साइड को पॉलिश कर दोगे, तो वो आपका कॉन्केव मिरर बन जाएगा. पॉलिश मतलब सिल्वर पॉलिश. ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है. तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम में आप किसी भी मीडियम में पुट करोगे तो वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस इक्वल है. लेकिन इस केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज यू आर हैविंग, आप चाहे कितने भी सिमिलर मटेरियल ले लो तब भी उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर करेगी, क्योंकि वो जिन पार्टिकल से बने वो डिफर करेंगे. तो जब आप उसे एयर की जगह वाटर में इमर्स करोगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस इन डिटेल कि क्या होता है. फोकल लेंथ विल इंक्रीज व्हेन यू इमर्स इट इनटू अ हायर डेंसिटी थिंग्स. जैसे आपने केरोसिन ऑयल या वाटर या किसी और में आप इमर्स करोगे तो फोकल लेंथ वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, बट यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम प्रेजेंस. समझ में आया? चलो, नाउ वी विल कम बैक टू इलेक्ट्रिसिटी. Chapter 12, revision. Okay, so electricity में the first most important topic is electric charge. याद है इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला? I is equal to इलेक्ट्रिक करंट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला I is equals to Q by T. Yes sir. Where Q is quantization. Q is simply charge. Okay, the amount of charge is flowing. Yes. Q T is is time taken. T is time taken. So the amount of charge that flows through the wire in a particular time T, अगर आप उसको डिवाइड करोगे दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर टाइम और पर मिनट, जो भी टाइम का आप यूनिट ले रहे हो, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जा रहा है वायर से दैट विल बी इक्वल्स टू आई. आई इज व्हाट? करंट. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? What? Volt. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? Ampere. वेरी गुड, इट्स एम्पियर. अरे हाँ. ठीक है, you are in 10th, December is here and you forgot that the SI unit of current is ampere. What is the SI unit of charge? You measure charge in which? Coulomb. ठीक है, Coulomb is a scientist. ठीक है, तो और इसको डिनोट करते हो कैपिटल C से and it is denoted by capital A. Right? So this is the formula of electric current. After this, what you have heard? इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? Potential. What is potential? V is equal to W upon Q. Electric potential is the next topic. These topics, इससे small questions will be formed. ठीक है? Even some question only unit is asked. Yeah, remember in PT1 there is a question. Half yearly there was a question about the formula of heat, and most of the class have done it wrong. आप लोग कंफ्यूज हो गए थे सिर्फ फॉर्मूले में. आपको 4 ऑप्शन दिए थे. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है या आपको यूनिट याद नहीं है तो आपका 1 मार्क सिंपली डिडक्ट हो रहा है. ठीक है, और वन मोर थिंग, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द अपर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग. यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपने गलत मार्क किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन व्हेन यू गो फॉर द हायर एग्जाम्स, हाफ और 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्ट ऑन एवरी रॉन्ग क्वेश्चन. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोटेड बाय V equal to W capital upon V
and that is equals to W upon Q. Q. Work done upon charge. Remember we put the charge from infinity से हम लोग किसी To पर्टिकुलर a पॉइंट point. पे लेकर आते थे किसी चार्ज को. See, this is a charge that you put from infinity to a certain distance. और इसको यहाँ तक लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ता था, that W upon Q will be the electric potential. ठीक है? और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट. ठीक है? वोल्टा. वोल्टा नहीं वोल्ट्स. ठीक है? और इसको सिंपली आप V से ही डिनोट करते हो. Okay? So this is electric current and this is electric potential. Now there is a law which actually gives a relationship between this electric current and this electric voltage. Remember, एक ऐसा लॉ एक साइंटिस्ट ने बताया जो कि इस इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक वोल्टेज को आपस में रिलेट करता है. What was that law? Ohm's law. That law was Ohm's law. So the third important topic is Ohm's law. Ohm's law actually gives you a relationship between this electric current and the electric voltage that develops into the wire. So what was Ohm's law? कुछ याद आ रहा है? ऐसे ग्राफ आता था, रेजिस्टेंस वाला ग्राफ तो है यहाँ पे. आप हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे क्या लोगे? करंट और वोल्टेज. करंट. चेक योर बुक्स. वोल्टेज और करंट. मैंने ओम्स लॉ का आपको एक्सपेरिमेंट भी भेजा था वीडियो में. हम वहाँ पे किस चीज को फिक्स करते थे और क्या चीज मेजर कर रहे थे? मैम रेजिस्टर हम लोग चेंज करते थे, रेजिस्टेंस एंड करंट फिक्स करते थे. ओके, सो हियर व्हाट वी गॉट, I is directly proportional to voltage और V is directly proportional to I. जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, इस तरीके से आप देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे क्या आएगा बेटा? करंट. ओके, एक्स एक्सिस पे आपका आएगा करंट एंड वाई एक्सिस पे वोल्टेज. इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम करंट को फिक्स कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं. ठीक है? सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम ओम्स लॉ दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. आप जैसे जैसे वोल्टेज या एक चीज को फिक्स करो, वोल्टेज को फिक्स कर रहे हो तो आप देख रहे हो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर रहा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम ही होगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगी. नहीं, इसका मतलब क्या है? सिंपली दैट इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज द करंट विल आल्सो इंक्रीज, इफ यू डिक्रीज द वोल्टेज द करंट विल आल्सो डिक्रीज. दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट इज एक साथ ही प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे या कम होंगे. ठीक है? सो और एक चीज और, मैथ्स में आपको पता है जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हो इक्वल्स टू साइन लगाने के लिए तो देयर विल बी अ कांस्टेंट दैट कम्स हियर. तो यहाँ पे जब हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को जब हटाते हैं तो देयर कम्स अ कांस्टेंट व्हिच इज V इक्वल टू IR. IR और हाँ मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, दिस इज द कांस्टेंट दैट वी यूज. दिस कांस्टेंट इज एक्चुअली नोन एज रेजिस्टेंस. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. रेजिस्टेंस का मतलब जो आपके करंट के पाथ में ऑपोजिशन प्रोड्यूस करे. वायर में ऐसा कुछ पार्ट है जो कि करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम कर रहा है. दैट अमाउंट जिसको जब आप मेजर करते हो तो दैट अमाउंट इज कम्स टू बी एज R. रेजिस्टेंस के फॉर्म में आपको मिलता है. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही डिफिकल्टी से करंट फ्लो होगा सर्किट में. ठीक है? इफ आई एम गिविंग यू आयरन वायर एंड आई एम गिविंग यू अ सिल्वर वायर, ठीक है, एंड आई एम सेइंग जस्ट फ्लो द करंट, तो आप देखोगे कि जो करंट है वो सिल्वर वायर में बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगी और आयरन में स्लो फ्लो करेगी. इट मींस दैट रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर इज मोर एज कंपेयर टू सिल्वर वायर. ठीक है? और एल्यूमिनियम वायर, जितने अच्छे कंडक्टिंग वायर्स होंगे उसमें उतनी कम रेजिस्टेंस होगी और उतना ही अच्छी कंडक्टिविटी होगी. कंडक्शन क्या होगा? करंट का बहुत स्मूथ होगा. सो व्हाट वी गॉट, V इक्वल्स टू IR and this is what? This is Ohm's law. This was the relationship between electric current that we have studied earlier and voltage which was given by Ohm's. Clear? Ohm's ने आपको ये relationship दी है वोल्टेज और करंट के बीच में, that V equals to I times R. जो भी सर्किट में आपकी रेजिस्टेंस है
उससे अगर आप करंट को मल्टीप्लाई करते होगे तो आपको वोल्टेज जो है सर्किट के बीच में, दैट इज ए और बीच के बीच में जो वोल्टेज है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दिस ओम्स लॉ कम्स विद सम कंडीशंस. इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन अगेन इन द हाफ ईयरली that explain what is Ohm's law and when this law will be followed, under which condition it will be followed. So what were those conditions? क्या क्या चीजें मतलब यू नो कांस्टेंट रहनी चाहिए कि ये लॉ जो है वो फॉलो हो. स्टूडेंट्स ऑन टीम्स रिप्लाई कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ. मुस्कान, दिव्या, Seema, what are the conditions under which Ohm's law is followed? Ohm's law कौन से conditions के अंदर में follow होगा? टेम्परेचर कुछ याद है? सॉरी, no beta. Ma'am, temperature should be remain same. Yes, the most important thing is temperature should be remain same. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वायर को मिलेगी एंड दैट विल यू नो जो वायर है वो आपका हीटअप हो सकता है. तो टेम्परेचर जब भी आप ओम्स लॉ को मतलब अगर आप फॉलो करा रहे हो तो आपको उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा. इफ यू आर टेकिंग द एक्सपेरिमेंट एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 पे जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप करा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आपने एक रीडिंग ले ली 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे V इक्वल्स टू IR की, मतलब V इक्वल्स V एंड I की एक रीडिंग आप 23 सेंटीग्रेड पे ले ली है और फिर दूसरी रीडिंग आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हो. तो टेम्परेचर जब वेरी करेगा तो सर्किट की जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है. तो आपको फिर V और I में सेम रिलेशनशिप नहीं मिलेगी. So Ohm's law will be followed under the condition of same temperature. आपका temperature should be remain same. समझ में आया ये चीज? तो temperature is the most important point that you have to understood. ठीक है. अच्छा, इसके बाद यहाँ से आप एक रिलेशनशिप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस के बारे में. हमने यहाँ पे निकाला V equals to IR. From here only, what we will say about this resistance. रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आप क्या लिख सकते हो, R इक्वल्स टू V अपॉन I. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? Ohm. Since Ohm have given this relationship and he have found this constant, उन्होंने इस constant के बारे में बताया हर सर्किट के बारे में. That is why this resistance is in honoring him. उनको ऑनर करने के लिए उसकी SI यूनिट क्या रखी गई, Ohm. तो ये जो आप ऑपोजिशन मेजर करते हो किसी वायर में जो करंट को अपोज करता है, उसको आप किसे दिखाते हो, ओम से. एंड द सिंबल वाज लाइक ओमेगा. ठीक है, ओमेगा. दिस इज अ ग्रीक लेटर. ये ग्रीक अल्फाबेट है, लाइक इंग्लिश अल्फाबेट्स, देयर आर सम ग्रीक अल्फाबेट्स. तो उसमें ओमेगा जो होता है विच इज एक्चुअली डब्ल्यू का, जैसे आप डब्ल्यू लिखते हो तो वहां पे ग्रीक अल्फाबेट में ओमेगा होता है. तो दिस ओमेगा इज नोन एज, मतलब दिस इज यूज्ड फॉर ओम. ठीक है. यस, ग्रीक में पर्सनल्स में लिखना नहीं आता क्या डब्ल्यू को? अरे सी देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस. ठीक है. और ग्रीक फिलोसफर्स वर सो, मतलब अपने टाइम से बहुत आगे थे ग्रीक फिलोसफर्स, राइट. तो जितने भी लॉज हैं जो भी है, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उन्होंने उस नेटिव लैंग्वेज में लिखे हैं. तो उनको ही ऑनर करने के लिए आज तक चीजें बदली नहीं गई और नहीं बदलनी भी चाहिए. समझ रहे हो? ठीक है. नाउ आफ्टर दिस आपने R इक्वल्स टू V अपॉन I निकाल लिया. फर्दर अब ये रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है और ये एक सर्किट के लिए, पर्टिकुलर सर्किट के लिए, पर्टिकुलर वायर के लिए कांस्टेंट रहता है. और इसका एक और फॉर्मूला हम निकालते हैं. रिमेंबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर, किस पे डिपेंड करता है? तो बताओ वो वाला फॉर्मूला कौन सा था? R equals to मैम R is inversely proportional to area. मैम रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि R is directly proportional to length. अगर आप Yes, वायर की ma'am. लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे, आप इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल इंक्रीज. Yes, R ma'am. will increase if you increase the length. आप लेंथ को इंक्रीज करोगे वायर के, तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा. नेक्स्ट थिंग, इट वाज ऑब्जर्व दैट R is inversely proportional to area of cross section. अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। नाउ इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दिया, तो अगर ए इंक्रीज हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो व्हेन ए इज इंक्रीजिंग, व्हाट विल डिक्रीज? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल डिक्रीज। सो अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया तो आर विल डिक्रीज, और अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। समझ में आया? यस मैम। अब इन दोनों रिलेशनशिप को अगर आप क्या मैम करोगे? R sum up इज करो। इक्वल टू रो अपॉन L अपॉन A। Yes. So what will you find? R R is directly proportional to L upon A A. and rho. यहाँ से आप देख सकते हो R is inversely proportional to A and directly proportional to L. Yes, ma'am. अब again, in order to remove this directly proportional sign, there must become a constant. और अभी आप next constant से familiar हो. That constant is what? Rho. R is directly proportional to L by A. When we remove this constant, we get R equals to rho times L upon A. This rho is known as resistivity. Resistivity. Resistivity किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमेशा सेम रहती है. It does not change. अगर आयरन का आइटम, कोई भी आयरन की चीज है तो आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर का है तो सिल्वर की अलग, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम की अलग, क्रोम, कोई भी जो भी वायर है उसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ लेंथ विल इंक्रीज, एरिया विल इंक्रीज, व्हाट विल हैपन टू रो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप यहाँ से रो का फॉर्मूला निकाल लेते हो, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो आप सोचते हो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा तो रो पे कुछ चेंज आएगा, नहीं। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दी अदर डायमेंशंस। रेजिस्टिविटी हमेशा थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है किसी पर्टिकुलर मटेरियल की। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी और जो भी मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। ओके, सो हियर वी गेट आर इक्वल्स टू रो टाइम्स एल बाई ए। इस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। अगर लेंथ इंक्रीज होगी, अगर से इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन स्टूडेंट्स ऑन टीम्स, यू टू राइट डाउन what will happen to the resistance, what will happen to the resistance, what will happen to the resistance of a wire, to the resistance of a wire if its length is halved, if its length is halved, and if its length is halved and area of cross section is doubled. Length is halved and area of cross section is doubled. Okay, so you have to find out the relationship between both the resistance. जो नया रेजिस्टेंस है, अभी आपको ये क्वेश्चन पता है वायर का R इक्वल्स टू रो एल बाई ए है। अभी मैंने आपको बताया इन दिस क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू दैट नाउ द लेंथ ऑफ द वायर विल बिकम L अपॉन 2, हाफ ऑफ द लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम 2 टाइम्स A. सो व्हाट विल हैपन टू द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? फाइंड इट आउट, पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू फाइंड आउट करो। Students on teams, answer it. न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की वैल्यूज क्या है? यहाँ पे लिख दिया मैंने। I have dictated the whole question. You have not. So just read the question, find out the given things which are given, and then put into the formula and find out the new resistance. L equals to L upon 2. L is half. ये जो न्यू लेंथ है that is equals to L upon 2. The new area of cross section is 2 times A. This is 2. So what will be the new resistance?
Try to opt it. चलो अच्छा एक बार देख लो. New resistance R dash will be equals to rho times what is the new length of the wire. अभी लेंथ क्या हो गई है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ हो गई है. सो एल विल बी इक्वल्स, यहाँ पे ऐसे लिखो पहले एल डैश अपॉन ए डैश, वेयर एल डैश इज द न्यू लेंथ, ए डैश इज द न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये चीज समझ में आ रही है. आर डैश इज द न्यू रेजिस्टेंस. रो तो चेंज होगा नहीं वायर का, चेंज क्या क्या हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंज. एल नाउ एल इज बिकम एल डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बिकम ए डैश. Just put the values, we get R dash is equals to rho times. अब L dash की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाफ ऑफ द लेंथ. तो हाफ मतलब L अपॉन 2 अपॉन A dash is given 2 times A. So when you solve it, you get R dash is equals to rho times L upon 2 to ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 times A. अगर आप दोनों को कंपेयर करो, if you compare both, we get R dash is equals to rho times L upon 4A. Is it true? यहाँ तक ये समझ में आया. और यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप ओरिजिनल इसको अगर आप थोड़ा सा सेपरेट आउट करोगे तो 1/4 को आप अलग कर लो. सो व्हाट यू विल गेट, रो टाइम्स L अपॉन A ये आएगा. आपने 1/4 को अलग कर लिया. सो व्हाट यू गेट ऑन द अदर साइड, रो टाइम्स L by A. एंड व्हाट इज रो टाइम्स L by A? ओरिजिनल रेजिस्टेंस R. समझ में आ रहा है. सो R डैश इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स R. जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई है, 1/4 हो गई है ओरिजिनल रेजिस्टेंस की. तो इसका मतलब वायर की रेजिस्टेंस क्या हो गई है, कम हो गई है, 1/4 हो गई है जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी उसके. समझ में आया ऐसा क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और करो ऐसे ही. नो डाउन, नो डाउन. what happened to the resistance of a wire when the length of the wire is 1/3 is 1/3, 1/3 of the original length, 1/3 of the original length, and area of cross section is halved. Area of cross section is halved of the original area of cross section. मैंने आपको बहुत डिटेल में लिखा दिया क्वेश्चन, ऐसे आएगा नहीं of original area of cross section. ठीक है, मतलब ऐसे आएगा half of the area of cross section. Now find out what will be the new resistance. Put the values. First of all, just tell me one thing. What is the new resistance? Oh, sorry. What is the new length? L by 3. Very good. L by 3. And what is the area of cross section? A by 2. A by 2. Very good. Now you know the things. अब आपको पता है resistance का new formula. Take the original. But 2/3. And resistance is 2/3 to the original. Yes, Very sir. good. Okay, so we will write like this. If the original resistance is R equals to rho times L by A, new resistance will be equals to R dash equals to rho times L dash upon A dash. We will just put the values. R dash is equals to rho times what is L value? L upon 3 whole upon A upon 2. ये ऊपर ये नीचे. So what you will get? You will get R dash is equals to rho times 2L upon 3A. Okay, separate out the numbers on the one side and all the variables on the other.
So what we will get 2 by 3 into rho times L upon A. Now you know that this rho of L upon A was the original resistance. So what you will do? You will just replace it. So what we will get, R dash is equals to 2 upon 3 into R. So the new resistance is now 2/3 of the original resistance. Have you got it? Yes, ma'am. करा है मुझसे कि नहीं? आ गया मेरा। आया कि नहीं आया समझ में? सारे समझ आ समझ में आया? Yes, yes. दिस इज द मेथड. अब ये क्वेश्चन एक तरह का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जो भी लैंग्वेज दे दी जाए आप बस पहले रिलेट कर लेना कि लेंथ क्या चेंज हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चेंज हुआ है. ओरिजिनल का फॉर्मूला लिखना, जो न्यू चेंजेस है उसको पुट कर देना और ओरिजिनल के टर्म्स में उसको लेकर आ जाना. क्लियर? नाउ नोट डाउन वन क्वेश्चन. नोट डाउन. A wire of given material, having length small l and area of cross section capital A, area of cross section capital A has a resistance of 10 ohm, has a resistance of 10 ohm. R आपको गिवन है Yes. 10 ohm. ठीक है? Full stop. After this write down what would be the resistance of another wire, of the same material, having length equals to L by 4, and area of cross section 2.5 times A. Area of cross section 2.5 capital A. Question mark. यहाँ पे A area of cross section है, एम्पियर नहीं है. ठीक है? A dash is 2.5 times A. Question mark. Now try to find it out. Huh? Okay, do. Okay. So in this question we have given that we are having two wires. ठीक है, हमारे पास दो wires हैं which are made of same material. पहले आपको इस चीज समझनी है, दोनों ही वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं. तो इसका मतलब सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो इसका मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी क्या है? सेम है. ठीक है, रो दोनों का सेम है. अगर ये वाला वायर आयरन का है तो दूसरा भी आयरन का है. रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी, रेजिस्टिविटी सेम होगी. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है. रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है. रेजिस्टिविटी बस टाइप ऑफ मटेरियल एंड टाइप ऑफ जिस भी किसी को बना है उस पर डिपेंड करती है. तो रो जो होगी वो क्या है? दैट इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज सेम. इफ दिस इज अ वायर ऑफ आयरन सो रो विल बी सेम फॉर बोथ द वायर्स, but resistance will depends on length and area of cross section of both the different parts of the wire. So ये हमारी फर्स्ट है R, इसको हम लोग कह देते हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस R1 है और ये दूसरा वायर जो है दिस इज दिस लॉन्ग एंड इसकी रेजिस्टेंस हमने क्या बोल दिया? R2. तो फर्स्ट में हमको दिया हुआ है कि जो फर्स्ट वायर है उसका लेंथ ऑफ द वायर इज L and area of cross section is capital A. Now for the second wire it is given that length is what? L dash is what? L by 4 and A dash is what? 2.5 of A. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो, राइट? अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको दिया हुआ है कि इफ R1 is 10 ohm, अगर फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस 10 ohm है, सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस अदर वायर? इस अदर वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी? आपको ये फाइंड करना है, राइट? Now look, from here what you will write? आपको पता है R1 will be equals to rho times
L upon A। यहाँ तक ठीक है? आपको पता है दोनों में कॉमन चीज क्या है? रो। दोनों वायर के रो सेम है, तो आप इसको कैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रो इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, ऐसे लिख सकते हो। R1 सॉरी, दिस इज R1 A अपॉन L लिख सकते हो। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 A अपॉन L। इज इट करेक्ट? आपने यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड कर ली। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ रो बाय यूजिंग द थिंग्स व्हिच आर गिवन फॉर द फर्स्ट वायर। ठीक है, अब क्या करना है? अब यू हैव टू फाइंड आउट R2। सेकेंड पार्ट में आपको R2 फाइंड आउट करना है। R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो टाइम्स L डैश अपॉन A डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो को ऐसे देख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L डैश? L अपॉन 4, मैं 4 को पहले नीचे लिख दे रही हूँ। एंड A डैश की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू A। नाउ हमने यहाँ पे रो की वैल्यू फर्स्ट वाले पार्ट में से निकाल ली है, तो यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रो ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दे रही हूँ, R2 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? 10A अपॉन L, 10A अपॉन L इंटू L अपॉन 4 इंटू 2.5A। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, 2.5 इंटू 4 10। R2 equals to 10 और 4 into 2.5 is equals to again 10. This become 10 upon 10, or when you cancel out you will get 1 ohm. So the second wire which we are having have the resistance of, इसकी रेजिस्टेंस कितनी निकल के आई? 1 ओम। आपने यहाँ से देखा कि दोनों ही रेजिस्टेंस सेम वायर से बने, मतलब सेम काइंड ऑफ मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन दोनों की रेजिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है। दिस इज बिकॉज ऑफ दी डायमेंशंस, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वायर्स का डिफरेंट था, इसलिए। समझ में आया क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन एनीवन? ओके, आपने कैसे किया बेटा? तरीका बताओ। रो की वैल्यू नहीं निकाली, रो की वैल्यू नहीं निकाली, फिर कैसे किया बेटा? हम लोगों को कांस्टेंट माना। रो को कांस्टेंट माना, तो निकली ऐसे आपकी वैल्यू। अच्छा, मैं आई विल लीनियर इक्वेशन से नाउ। अच्छा, यू हैव डन इट विद लीनियर इक्वेशन। हाँ, दोनों तरीके से हैं। मैंने भी बस वेरिएबल को सेपरेट, मतलब यू नो पुट, एक वैल्यू को एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में सेपरेट किया है। आपके पास 3-4 मेथड हो गए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, राइट? तो दोनों ही तरीके से ही हैं, बस मैंने लेंथ तरीके से आपको समझाया ताकि आप समझ पाओ क्या किया हमने। नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये होमवर्क के लिए है, नोट इट डाउन। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, resistance of a metal wire of length 4 meter, is 40 ohm at a temperature 25 degrees centigrade, full stop. If the diameter of the wire is 0.6 millimeter, comma, then what will be the resistivity of the metal at that temperature? Try to do this, इसको try करो करने के लिए।